Hello everyone. This is your last chapter from class 12th political science part B book. The chapter name is basically recent developments in Indian politics. This is the old name. New name of the chapter is Indian politics trends and development. This is first part, and in this first part we will discuss in detail about the five major developments which took place towards the end of 1980s and which impacted the Indian politics in a very strong manner. So all those five major developments we will discuss in detail, and along with that we will discuss in detail about the Mandal Commission. Okay, so let's start. Now, these were those five major developments which took place towards the end of 1980s and which impacted the Indian politics strongly. The first one, end of the Congress system. Second one, rise of Mandal issue in the national politics. And third one, starting of economic reform policies. Fourth one, demolition of Babri Masjid. And then the last one, assassination of Rajiv Gandhi. So each of them we will discuss in detail one by one, starting with the first one, end of the Congress system. See, 1984, 31st October, Indira Gandhi was assassinated by her two bodyguards. Okay, because June के month में, that is June 1984, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है ऑपरेशन ब्लू स्टार अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हु ऑक्युपाइड द गोल्डन टेम्पल इन पंजाब. ओके, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए, इस एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है. दैट वॉज उसके थ्रू उसको हमने रोक तो दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट दैट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द सिख कम्युनिटी. सो यहाँ पर 31 अक्टूबर 1984 में उनका असैसिनेशन हो रहा था इंदिरा गांधी का. फाइन, तो ऑन दैट सेम डे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी. जैसे ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप पोस्ट में आते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि दैट जो इलेक्शन है दैट शुड बी हेल्ड अर्ली. बेसिकली देखो, 1980 में इलेक्शन हुआ था, तो एज पर दी ऑर्डर 5 years के बाद 85 में इलेक्शन होना चाहिए. तो वो रिकमेंड करते हैं कि इलेक्शन को अब जल्दी करवा दो. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन 1985 जनवरी के मंथ में वैसे शेड्यूल था, बट इट हेल्ड इन दिसंबर 1984. फाइन, सो दैट्स वाई वी कॉल इट दिस वन 1984 इलेक्शन, नॉट 85. तो यहाँ पर याद रखना, दिस इज 1984 इलेक्शन. इस इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी, ऐसा एक परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड है दैट 400+ सीट्स मिले. ठीक है, 415 सीट्स द पार्टी गॉट. सो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो अच्छा था. मे बी द रीजन दैट असैसिनेशन ऑफ जो इंदिरा गांधी का था, एक सिंपथी वेव था, एंड राजीव गांधी यंग थे. ओके, एंड देन इवन द पीपल वांटेड टू कीप अवे दिस एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म को, मूवमेंट को. लोग भी चाहते थे कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, देश के यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए अच्छा नहीं होता है. फाइन, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं. बट 1989 के इलेक्शन, जो 5 years के बाद अगेन इलेक्शन होता है 84 के बाद, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है. इट गॉट ओनली 197 सीट्स. एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट से दिस that this election, that is 1989 election, marks the end of Congress system in India. Okay, it marked the end of Congress system because इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. जैसे 1991 में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है. फाइन, बाद में भी आते हैं, बट दे फेल्ट दैट जिस उस पार्टी का जो सेंट्रलिटी, जिस तरीके का उसका इमेज पहले था, एक सोशल कोलिजन, डिफरेंट ग्रुप्स का एक आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पार्टी में नहीं दिखता है, वो ख़त्म हो जाता है. फाइन, सो ये था फर्स्ट इवेंट. नाउ द सेकेंड वन, राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स. देखो, 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो बेसिकली 89 में फॉर्म होती है, 89 के इलेक्शन में ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है. कमिंग पार्ट्स में हम इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे. ओके, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट है, उसको, उसमें जो इम्पोर्टेंट एक जो रिकमेंडेशन था उसको इम्प्लीमेंट करना. एंड क्या था रिकमेंडेशन? 27% ऑफ सीट्स को रिजर्व करना फॉर OBC in the central government jobs and education institutions.
ओके, तो यहाँ पर इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं जैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं एंड जो अपोजिशन में होते हैं अगेंस्ट द मंडल कमीशन, कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइन, और इसी को कहते हैं मंडल इशू। और ये एक ऐसा इशू था विच प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन शेपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। ओके, सो सिंस यहाँ पर हमें मंडल इश्यू का राइज के बारे में डिस्कस करें तो यहीं पर ही हम यहाँ पर मंडल कमीशन बेसिकली क्या था वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज अगर लेटर हम बाद में डिस्कस करेंगे तो इट विल नॉट गिव दैट कनेक्शन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट मंडल कमीशन। देखो, मंडल कमीशन बेसिकली था क्या, इस कमीशन ने रिकमेंड किया था दैट 27% ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर ओबीसी। ओके, तो 1960 से ही सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर रिजर्वेशन था फॉर ओबीसी, नॉर्दर्न स्टेट्स में ये चीज़ नहीं थी। तो जनता पार्टी का गवर्नमेंट जब टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1977 से 79 तक, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठी थी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो, द नेशनल लेवल ऑल्सो फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ऐसे में जो बिहार के उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे दैट वाज कर्पूरनी ठाकुर, इन्होंने बेसिकली अपने स्टेट में ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि दैट सिंस काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है तो व्हाट शुड बी डन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन को अपॉइंट किया। ओके, और उस कमीशन का जो चेयरमैन जो थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। सिंस जो चेयरमैन होता है उसी के नेम से कमीशन का नेम हो जाता है, दैट्स वाई दिस कमीशन केम टू बी नोन एज मंडल कमीशन। ओके, और इंडिपेंडेंस के बाद ये सेकेंड टाइम ऐसा एक इंसिडेंट था जिसमें गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए कमीशन को सेट किया। इससे पहले 1953 में भी किया था, तो वो हो गया फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और अब ये 78 में किया था तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है। ओके, सो मंडल कमीशन से याद रखना इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहते हैं और ऑफकोर्स मंडल कमीशन तो कहते ही है। नाउ इस कमीशन को अब करना क्या था, सबसे पहले इन्हें यह करना था कि टू लुक इनटू एंड रिकमेंड वेज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, कि इन बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन क्या है उसको देखो, उसके बाद मेजर्स रिकमेंड करो ताकि इनकी कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकें, मेन थिंग। उसके बाद टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट्स ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो भी ऐसे सेक्शंस है जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है, उनको आप आइडेंटिफाई करो सर्वे करके प्रॉपर, फाइन। और उसके बाद ये बताना होगा रिकमेंड वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस, कि बैकवर्ड क्लासेस किसी भी क्लास को ग्रुप को हम बैकवर्ड क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, वो बताना होगा। जब ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर उन्हें फाइनली सोल्यूशन बताना होगा, दैट इज रिकमेंडेशन देना होगा कि कैसे हम इनके बैकवर्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं, फाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें इन कमीशन का काम था। नाउ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1980 की बात करी हो, दैट मीन्स जनता पार्टी गवर्नमेंट जो था वो 79 में ही कोलैप्स हो गया था, डिसॉल्व हो गया था, फाइन। तो 1980 जब कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया था, एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की। ओके, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया था। लेटर ऑन 10 ईयर्स के बाद दैट वाज इन 1990 नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने इस कमीशन रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करी थी। नाउ इस कमीशन ने क्या कहा, कमीशन ने ये कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनका ये कहना था कि बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली उनको माना जाएगा जो बैकवर्ड कास्ट है, बिकॉज जब कमीशन ने पूरा तरीके से सर्वे वगैरह किया था, दे आइडेंटिफाइड, कमीशन के अंदर जितने भी लोग काम इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, वहाँ पर कमीशन ने ये हाईलाइट किया कि ऐसे बहुत सारे कास्ट है अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, फाइन। तो बेसिकली बैकवर्ड कास्ट को ही हम बैकवर्ड क्लासेस मानेंगे, फाइन। फिर उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे कास्ट है बेसिकली जो एजुकेशनली और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है उनका रेशियो बहुत ही कम है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है बट उनका रेशियो इन जगहों पे बहुत कम है। और इसके लिए उन्होंने रिकमेंड क्या किया, सिंपल सी बात है, 27% ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइड करो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस
and government jobs at the central level. ये main point हमें याद रखना है. Now finally in August 1990 जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 89 में गवर्नमेंट फॉर्म करते कोलिशन गवर्नमेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या था एवरीथिंग. फाइन. ये गवर्नमेंट 1990 में डिसाइड करते हैं कि लेट्स इम्प्लीमेंट द मेन प्रोविजन ऑफ दिस कमीशन रिपोर्ट. कमीशन में देखो ये भी था कि लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि जो ओबीसी ग्रुप है उनका अपलिफ्टमेंट हो सके. ठीक है. तो यहाँ पर जो मेन प्रोविजन जो था 27% वाला, गवर्नमेंट डिसाइड करते कि लेट्स स्टार्ट डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन. जैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हु वर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन. फाइन. काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में. चैलेंज इसके अगेंस्ट चैलेंज करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पिटिशंस भी फाइल करते. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिटिशनर थी जिन्होंने केस फाइल किया था अगेंस्ट दिस वन, वो थी इंदिरा साहनी केस. ओके. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंदिरा साहनी केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बेसिकली अपनी जजमेंट दी थी. गवर्नमेंट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है उसको अपलिफ्ट किया कि ओके राइट, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फर्दर कि देखो जितने भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सभी को आप टोटल कर लो. एससी के लिए जितना रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए जितना है और एसटी के लिए, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%. अदरवाइज जो बाकी कम्युनिटी है जो अनरिजर्व है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस नहीं होगा. ओके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था इन दिस इंदिरा साहनी केस. नाउ ये कार्टून देखना, दिस इज रिएक्शन टू दैट मंडल कमीशन. नाउ नेक्स्ट क्या था, थर्ड इवेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी. देखो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, स्टार्टिंग विद फ्रॉम 1984, स्टार्टिंग विद राजीव गांधी. 84 में तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे. ओके. तो 84 से ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी एट द नेशनल लेवल, उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो कहीं ना कहीं रैडिकली उसमें चेंजेस आ रहे थे. दैट मीन्स टोटली चेंजेस कि इंडिपेंडेंस के बाद जैसे उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज होते थे उससे टोटली डिफरेंसेस आ रही थी. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिफॉर्म की बात हो रही थी. जैसे स्टार्टिंग विद राजीव गांधी इटसेल्फ, उन्होंने ये कोशिश किया कि दैट जो हमारे लाइसेंस राज चल रहा था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें. ओके. सिंप्लीफाइंग द लाइसेंस स्कीम. और जो इम्पोर्ट हम करते थे उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती थी उसको रिड्यूस करना, और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना. टैक्स रेट जो बहुत ज़्यादा है कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसको थोड़ा सा कम करना. कंपनीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है थोड़ा कम करना. तो बेसिकली जो रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म, वो हमें ज़्यादा विजिबल होता है 1991 में, बट उसका शुरुआत कहीं ना कहीं 1984 के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था. ओके. तो और यहाँ पर जितने भी लोग एनवायरमेंटलिस्ट जो थे और जो लोअर वीकर सेक्शन के राइट्स की जो बात कर रहे थे, स्पेशली जो स्मॉल इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज आएंगे तो उनके कंपटीशन करने में उनके साथ प्रॉब्लम होगा. ओके. तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट भी हुए थे अगेन दिस रैडिकल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज आ रही थी. फाइन. और यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं इसे ये कहा जाता है कि दैट इट वॉज द बेसिकली इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिजम्स जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दे वर ऑल फॉलोइंग दिस radical economic reform at that time because they realized that this is the way now to improve the economic condition. फाइन. बिकॉज ये वो टाइम था जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमें लोन लेना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे. ओके. तो ये जो कार्टून है दिस इज कनेक्टेड विद दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म ओनली. फाइन. यहाँ पर लिखा हो देखो, वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी. वंस इट्स रिस्की, डिफिकल्टी, येस, बट वंस वी रीच देयर ऑल आवर वरीज विल बी ओवर. थिंक ऑफ दैट. तो बेसिकली यहाँ पर उसके जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उसके रिएक्शन में था. नाउ नेक्स्ट था डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. नाउ देखो दिसंबर 1992 में ये होता है कि ये जो बाबरी मस्जिद जो होता एक डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्लेस अयोध्या में, इसको डिमोलिश कर देते हैं बाय दी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी डिमोलिश कर देते हैं. नाउ ये एक डिस्प्यूटेड बेसिकली रिलीजियस प्लेस है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, बिकॉज हिंदू का ये कहना है कि जब ये मस्जिद बनाया गया था व्हेन बाबर केम टू इंडिया इन 1526 के बाद इसे जब बनाया गया था तो दे
हिंदू पीपल क्लेम दैट कि यहाँ पर वैसे बेसिकली पहले राम मंदिर था, उसके ऊपर उसको तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, फाइन। तो बेसिकली दोनों कम्युनिटी के यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एंड दैट लेड टू डिस्प्यूट इन द कोर्ट। तो ये कोर्ट केस स्टार्ट हो गए थे इसके अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली 1949 में ये होता है कि आइडल ऑफ राम लला, बेबी राम, जो उनके आइडल है, उनकी मूर्ति वहाँ पर प्रकट होती है मस्जिद में। ये कहा जाता है कि किसी ने वहाँ पर मस्जिद के अंदर रख दिया था। उसके बाद उस इंसिडेंट में ये होता है कि इस मस्जिद के गेट को बंद कर देते हैं, एंड देन लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट द गेट शुड बी ओपनड। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने ये ऑर्डर किया कि गेट को ओपन कर दो। 1986 के अराउंड है, फाइन। और डिवोटीज जो गए थे वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे सब जो इसके फेवर में थे मंदिर बनाना चाहिए, उसमें काफ़ी हिंदुत्व लोग जो थे, दे वर डिमांडिंग दैट टेम्पल शुड बी मेड इन दिस प्लेस। और ऐसे में वहाँ पर काफ़ी डिमोलिशन हो जाता है इस मस्जिद का इन 1992 दिसंबर में। और ये जो इवेंट होता है ये सिंबलाइज कर देता है, ट्रिगर कर देता है various changes in the politics of the country, and this has been said that this led to the rise of BJP and the politics of हिंदुत्व। और इस इंसिडेंट से ये डिबेट भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म के ऊपर। ओके, तो ये एक इंसिडेंट हुआ। दिस इज द कार्टून यू कैन सी इन रिएक्शन टू द राइजिंग कम्युनलिज्म, दैट ये कहा गया इवन बीजेपी को दैट बीजेपी इज डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। यहाँ पर रिलीजन को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, कम्युनल पॉलिटिक्स, फाइन। नाउ ये एक इंसिडेंट था। नाउ द लास्ट वन वाज बेसिकली असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी मई 1991 में बाय द LTTE ग्रुप। श्रीलंका में जो LTTE ग्रुप जो है उनके थ्रू बेसिकली यहाँ पर राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है जब वो तमिलनाडु अपने इलेक्शन 1991 इलेक्शन का टाइम था। ओके, तो वो अपने कैंपेनिंग के लिए तमिलनाडु जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर LTTE ग्रुप के कुछ लोग मिलके बेसिकली जब जहाँ पर इलेक्शन कैंपेन होना था वहाँ पर वो माला डालती हैं। एक नियरली अराउंड यंग एज 19-20 ईयर्स की दनु करके वुमेन होती है, वो माला डालती है, एंड शी वॉज अ सुसाइड बॉम्बर। तो ऐसे में वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है, फाइन। तो इस पर्टिकुलर असैसिनेशन के बाद, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, 1991 के इलेक्शन जो होते हैं उसमें बेसिकली कांग्रेस जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज होती है, बट इतने सीट्स नहीं मिलते कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो कुछ पार्टी सपोर्ट के लेके वो गवर्नमेंट फॉर्म करते, तो कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होता है। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनते कांग्रेस पार्टी है, बिकॉज कोई मेजर लीडर तो कोई नहीं यहाँ पर, अब राजीव गांधी भी नहीं है, पहले इंदिरा गांधी थी, फाइन। तो यहाँ पर नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ओके, तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ 1980s, जिससे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी लेटर ऑन चेंजेस आए थे। इन सेकेंड पार्ट वी विल स्टार्ट विद द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट 1989 से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू डाउनलोड दिस PDF, you can download from my Telegram channel. Here it is mentioned. Thank you for watching this video.